मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं मज़हर हुसैन सैयद और आप देख रहे हैं ऑनलाइन उर्दू टीचिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने किताबों के तारुफ और तबसरे पर मबनी एक सिलसिला शुरू किया है, जिसका मकसद किताबों की तरवीज के साथ साथ ये भी है कि आपको अपने ज़ौक़ और रुझान के मुताबिक मुताले के लिए किताब के इंतखाब में आसानी हो। आज इसी सिलसिले की एक किताब हिरोशिमा के मुसाफिर के साथ हाजिर हैं, तो आइए शुरू करते हैं। हिरोशिमा के मुसाफिर चढ़ते सूरज की सरजमीन जापान का सफ़रनामा है, जिसे दो मुसन्निफ़ीन मोहम्मद तौफीक और अताउर रहमान चौधरी ने तहरीर किया है। किताब में जब्बार मिर्ज़ा, राना सईद दोशी और मज़हर हुसैन सैयद के मज़ामीन शामिल हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं से इस किताब का जायज़ा लिया है। फ्लैप पर प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर, अमजद इस्लाम अमजद, ज़फ़र इकबाल और बानो कुदसिया की आरा दर्ज हैं। किताब का इंतसाब जापान के अजीम अवाम और उनके बावकार शहनशाह के नाम किया गया है। मिसाल पब्लिशर्स फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम शाया होने वाली 194 सफ़ात पर मुश्तमिल ये किताब इंतहाई दीदा ज़ेब तबात और मेयारी कागज़ की बदौलत पहली नज़र में ही तवज्जो खींचती है। किताब की कीमत 1200 रुपये रखी गई है, जो दर्जनों रंगीन तस्वीर के होते हुए बहुत मुनासिब मालूम होती है। किताब के हुसूल के लिए मिसाल पब्लिशर्स या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता किया जा सकता है। किताब को 7 अबवाब में तकसीम किया गया है। अबू ज़ैबी दुबई, जापान टोक्यो, नागोया, क्योटो नारा, कोबे ओसाका, 7 दरियाओं का शहर हिरोशिमा और क्या काफिला जाता है। किताब और उसके मुसन्निफीन की बाबत मजीद वजाहत के लिए मैं अपना मजमून पेश कर रहा हूँ, जो किताब में आरज़ू मंजिल के उन्वान से शामिल है। इससे आपको किताब के मिजाज और रुझान को समझने में आसानी होगी। आरज़ू मंजिल। कोई दौर था जब किताब एक सहीफे की हैसियत रखती थी और इसमें छपा हुआ लफ्ज मोतबर तस्वुर किया जाता था। साहिब किताब होना समाज में इम्तियाजी वस्फ था और बाइल्म होने की अलामत समझा जाता था। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जब वो लोग कि जिन्हें पढ़ना चाहिए था लिखने लगे, और न सिर्फ लिखने लगे बल्कि किताबें भी शाया करने लगे। इस तरह साहिब किताब होना साहिब इल्म और तख्लीकी सलाहियतों के हामिल होने की अलामत नहीं रहा, बल्कि इस बात की अलामत बन गया कि साहिब किताब इतना सरवतमंद है कि वो किताब छपवाने की हैसियत रखता है। जिस तरह के आजकल बड़े तालीमी इदारों की डिग्रियां साहिब इल्म और बाशऊर होने की अलामत नहीं हैं, बल्कि महज तालीमी अखराजात की रसीदें हैं। किताब की इशाअत भी अब इस समाज में मामूल का एक मामूली वाक़या बन चुकी है, जिस तरह कोई सियासी जलसा या किसी सियासी रहनुमा की तकरीर। लेकिन किताब की इशाअत इस वक्त गैर मामूली वाक़या बन जाता है जब किताब बज़ाते खुद गैर मामूली हो और लिखारी भी। मेरी मुराद हिरोशिमा के मुसाफिर से है। जहाँ तक इसके मुसन्निफीन का ताल्लुक है तो इनमें से एक मोहम्मद तौफीक हैं। उनकी शख्सियत और शोहरत के कई हवाले हैं। वो अच्छे मुंतजिम हैं, अफसर हैं, खिलाड़ी हैं, खेलों के मुबस्सिर हैं, सियाह हैं, अदीब हैं, साहिब फ़िक्र और रोशन दिलो दिमाग के मालिक हैं। 35 मुल्कों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। 30 खेलों पर रवां तबसरा करने का एजाज़ भी रखते हैं। 100 से ज़ायद मुल्कों की सियाहत कर चुके हैं और इससे कबल इनकी कई कुतुब और सफ़रनामे मंजरेआम पर आ चुके हैं। यूं समझिए कि घाट घाट का पानी पी चुके हैं। उनके फ़न और शख्सियत पर भी एक किताब उर्दू सफ़रनामे का गुले खुदरो मोहम्मद तौफीक के उन्वान से शाया हो चुकी है, और वो अपने सफ़रनामों की बदौलत मशाहिर अदब से दाद व तहसीन पा चुके हैं। हुर्रियत फ़िक्र उनके खून में रची बसी है, और क्यों ना हो कि ये उनकी विरासत है। उनके दादा हकीम अब्दुस्सलाम हज़ारवी बरतानवी इस्तेमार के खिलाफ भरपूर मज़ामत करते रहे। बाएं बाजू के मारूफ सियासी रहनुमा सुभाष चंद्र बोस का साथ देने की पादाश में उन्होंने कैद व बंद की सौबतें भी बर्दाश्त की। इसी का परतो मोहम्मद तौफीक की शख्सियत में भी नजर आता है। अताउर रहमान चौधरी इस किताब के मुआवन मुसन्निफ हैं। वो मुतहर्रिक, इल्मी, अदबी और समाजी शख्सियत हैं, माहिर तालीम हैं, कालम निगार हैं। उनके कालमों के 2 मजमूए दिल की बातें और तौफीकात इशाअत पजीर हो चुके हैं।
نرم گفتار اور صلح کل کے مسلک پر ہیں، ہمدردی اور اخلاص کا پیکر ہیں، دیہی ثقافت میں گندی مہمان نوازی ان کا شعار ہے۔ یوں سمجھیے کہ محمد توفیق صاحب کی نسبت انتہائی شریف آدمی ہے۔ دونوں مصنفین کے ذہنی رجحانات، میلانات اور ترجیحات سے آگاہی کی بدولت میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ کتاب کے کس حصے میں کون سا مصنف غالب ہے۔ جہاں تک جاپان کے سفر نامے ہیروشیما کے مسافر کا تعلق ہے تو یہ ایک ایسی سرزمین کا سفر نامہ ہے جس نے انسانی تاریخ کا بدترین المیہ جھیلا ہے، لیکن جاپانی قوم نے اس المیے کو محض ایک ماتمی واقعہ بنا کر مظلومیت کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا، بلکہ اسے اپنی طاقت بنا کر عالمی سطح پر ایک باوقار مقام حاصل کیا ہے۔ اس سفر نامے کو پڑھتے ہوئے بار بار میرے ذہن میں برصغیر کی تاریخ گھومتی رہی کہ ہم کس طرح کے المیوں اور جہریت سے گزرے، لیکن کوئی بھی واقعہ ہماری فکر اور عمل کو مہمیز نہ کر سکا، بلکہ حکمرانوں نے ان واقعات کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے بحیثیت مجموعی تنزلی کے سفر کو جاری رکھا۔ یہ سفر نامہ کہنے کو تو صرف جاپان کا سفر نامہ ہے، لیکن اس سفر نامے میں جاپان کے سفر کے متوازی پاکستان کے ماضی، حال اور مستقبل کا منظر بھی چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ سفر نامہ ایک تقابلی جائزے کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اس میں ان وجوہات کا تعین کرنے کی صحیح بھی کی گئی ہے جن کی بدولت جاپان ایٹم بم کھا کر بھی ترقی کر گیا اور ہم ایٹم بم بنا کر بھی پسماندہ اور بدحال رہ گئے۔ افراط و تفریط سے بچتے ہوئے مصنفین نے ایک معتدل اور علمی نقطہ نظر اپنایا ہے، نہ تو جھوٹی شان و شوکت کے قصیدے پڑھے گئے ہیں اور نہ ہی اپنی خستہ حالی پر نوحہ خوانی کا انداز اپنایا گیا ہے جو گہری مایوسی میں لے جاتا ہے۔ سیاسی، سماجی، معاشی مباحث کی انتہائی سنجیدگی اور اعداد و شمار کا گورکھ دندہ بعض اوقات اقام کاری کے لیے اکتاہٹ کا باعث بن جاتا ہے، لیکن اس کتاب میں اس بات کا خاص اہتمام کیا گیا ہے کہ پڑھتے ہوئے کسی مقام پر بھی بوریت کا احساس نہ ہو۔ جگہ جگہ شگفتہ جملوں، برمحل اشعار اور مشاہیر کے اقوال نے کتاب کی اہمیت و افادیت کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ یوں قاری تحریر کو پڑھتے ہوئے پڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ سفر ناموں میں عام طور پر مبالغے کا عنصر زیادہ ہوتا ہے اور مصنف قارئین کی دلچسپی کے لیے کسی دوشیزہ کو اپنے اوپر عاشق کروا لیتا ہے اور اس طرح سفری رودات کے ساتھ ساتھ ایک رومانوی داستان بھی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سفر نامے میں ایسی کسی تکنیک کو استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ قارئین کی دلچسپی کے لیے مبالغے کے بجائے اپنی ادبی دسترس، انداز بیان اور شگفتگی کو بروئے کار لایا گیا ہے، جو کہ مصنفین کے اپنے فکر و فن پر اعتماد کی غمازی کرتا ہے۔ مسائل پر بات کرتے ہوئے مسائل کے ذمہ داران کا تعین کرنے میں بھی کوئی رو رعایت نہیں برتی گئی۔ سیاسی طبقے کی چال بازیاں ہوں یا نام نہاد مذہبی طبقے کی مکاریاں، کھل کر ان کے کردار کو عیاں کیا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ طبقہ جو پس پردہ رہ کر ڈوریاں ہلاتا ہے، اسے بھی پس پردہ رکھنے کے بجائے اس طرح سر منظر لایا گیا ہے کہ یہی جرأت رندانہ اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت بن گئی ہے۔ اس سفر کے دوران مصنفین نے نہ صرف آنکھیں اور کان کھلے رکھے بلکہ دل و دماغ کو بھی کشادہ رکھا اور ایک مختلف تہذیب اور ثقافت کو سائنسی انداز سے سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ جانتے تھے کہ تعصب علم کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔ صورتحال کی درست منظر کشی کے لیے اعداد و شمار کو اس انداز میں جمع کیا گیا ہے کہ یہ سفر نامہ تخلیق و تحقیق کا ایک خوبصورت امتزاج بن گیا ہے۔ جاپان جا کر مصنفین دیار غیر کی چکا چوند میں اپنے وطن اور ہم وطنوں کو نہیں بھولے، بلکہ وہاں موجود پاکستانیوں کے حالات کا بھی گہرا مشاہدہ کیا اور ان کو درپیش آنے والی مشکلات کو مفصل طور پر بیان کیا تاکہ اس سرزمین پر نئے آنے والوں کی رہنمائی ہو سکے۔ میرے لیے یہ بھی اعزاز ہے کہ میں اس کتاب کی ترتیب و تزئین اور اشاعتی مراحل کا بھی چشمدید گواہ ہوں۔ تخلیق کار کے لیے اس کی تخلیق اولاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ کسی تخلیق کو منظر عام پر لاتے ہوئے تخلیق کار جہاں ایک درد ذہ سے گزرتا ہے، وہیں ایک سرشاری، اندیشے، بے چینی اور اطمینان کی کیفیات بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی اس کتاب کے مصنفین کے ساتھ بھی رہا۔ سوتے جاگتے اس کے متن پر غور کیا جاتا رہا،
कई सत्रों को बदला गया। एक दिन तकमील का एहसास हुआ तो अगले दिन तशनगी महसूस होने लगी। कहीं बात की मौसर वजाहत के लिए शेर लाजमी करार पाया तो कहीं मतन से इसकी मुताबिकत खटकने लगी। एक दिन जुमला लिखा गया तो अगले दिन इसकी बेहतर सूरत वारिद हो गई, चुनाचा उसको काटना पड़ा। मुख्तसर ये कि मतन तरतीब पाने के हफ्तों बाद तक भी ये सिलसिला जारी रहा। ये दुरुस्त है कि बच्चे की पैदाइश पर एक माँ इंतहाई बेचैनी से गुजरती है, लेकिन क्या 15वें बच्चे की पैदाइश पर भी माँ उसी बेचैनी से गुजरती है? इस बाबत मेरे लिए कुछ कहना मुश्किल है। किताब की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि वो अपने आप को पढ़वाए, ना कि उसे पढ़ने के लिए आपको ज़हनी मुशक्क़त से गुजरना पड़े। ये खूबी इस किताब में बदरजा उत्तम मौजूद है। शगुफ्ता अंदाज़ तहरीर, मुहावरात, ज़रबुल अमसाल, अशार, अकवाल और दिलचस्प वाक़यात इस किताब को पढ़ने वालों के लिए एक खूबसूरत मुतालियाती तजुर्बा बनाते हैं। जहाँ इसको पढ़ते हुए दिमाग की कई खिड़कियाँ खुलती हैं, वहीं दिल पर एक सरशारी की कैफियत भी तारी होती है। कुछ अबवाब और ज़ैली अबवाब तो ऐसे हैं जिन्हें आप बार बार पढ़ने पर मजबूर होते हैं। कई मकामात पर तो आप इस तरह खो जाते हैं कि स्याहों के साथ खुद को भी शरीक सफ़र महसूस करने लगते हैं, क्योंकि कोई मंजर आपकी नज़रों से ओझल नहीं रहता और हर कदम पर पूरा नक्शा आपकी आंखों के सामने बनता चला जाता है। इस किताब को पढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि मुसन्निफीन का ये सफ़र जापान का सफ़र नहीं था, बल्कि खुशहाली, तरक्की, इल्म और रोशन फिक्री की तलाश का सफ़र था। जहाँ जहाँ उन्हें इसकी झलक नज़र आई, वो अपने माशरे में इसकी रमक तलाश करने की कोशिश करते रहे और बकौल फैज़ अहमद फैज़ उन्हें यही सदा सुनाई दी, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि ये किताब महज एक सफ़रनामा नहीं है, बल्कि घुटन ज़दा मुआशरे में आमरीत, जहालत, रुज्जत पसंदी, फ़िक्री जुमूद और मजहबी पेशवाइयत के ख़िलाफ़ एक तवाना आवाज़ है। ग़ुलाम मोहम्मद कासिर ने ऐसी ही किताबों के बारे में कहा था, बारूद के बदले हाथों में आ जाए किताब तो अच्छा हो, ऐ काश हमारी आँखों का 21वां ख्वाब तो अच्छा हो।